वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज तपस आयस में आपका स्वागत है। टुडे इज 14th ऑफ अक्टूबर 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू का न्यूज़पेपर। सो एज यू कैन सी दैट कि 12:49 यस करेक्टली, अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो 15 तारीख हो चुका है आज। सो संडे है, तो संडे को पेपर में बिल्कुल जो है वो अपलोड नहीं करता हूँ, क्योंकि मोस्टली उसमें साइंस एंड टेक रहता है और वो आप मैगजीन से मोस्टली कवर कर सकते हैं। तो क्योंकि 14 तारीख का पेपर मैंने अपलोड नहीं किया था, तो मैं अभी अब उसकी जो भी है वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट। सो पहला न्यूज़ क्या है? पहला न्यूज़ वही, आपको लगेगा कि ये घिसा पिटा फिर से क्या सुना रहे हैं सर, तो घिसा पिटा न्यूज़ आएगा तो वही सुनोगे और क्या। तो आप याद रखो कि पहला न्यूज़ क्या है। इजराइल ने कहा है कि पैलेस्टीनियंस को, कि भाई गाजा में जितने लोग हो, आप सबको ये अभी याद हो जाना चाहिए कि हमास कौन है, और हमास ईरान जो है वो हमास को क्यों हेल्प कर रहा है, प्लस एक और कंट्री है जो हमास को हेल्प कर रही है, लेबनान। ये तीनों को थोड़ा सा साथ में लेके सोच सोच के चलना। अगर ये केवल तुमको लगेगा कि केवल ये हमास हमास है तो फिर गलत समझ रहे हो। ये हमास को पीछे से सपोर्ट कौन दे रहा है और ये हिजबुल्लाह कौन है, तो वो भी समझेंगे। लेकिन फिलहाल है कि पैलेस्टीनियंस जो है वहाँ पे, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनको इजराइल ने टाइम दिया है कि इससे पहले कि हमारी मिलिट्री जो है वो गाजा पट्टी में जो है वहाँ पे कूच कर जाए, तुम्हारे पास टाइम है कि तुम खाली कर दो। एंड ये वॉर में एक टाइप का साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। जब भी एक बड़ा वॉर इस टाइप का जो होता है ना, लड़ा जाता है ना, तो सामने वाली कंट्री इस टाइप का प्रेशर क्रिएट करती है उस जगह को पाने के लिए। ठीक है, ये कहने में बिल्कुल एक टाइप का अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन यस, ये इट्स जो लड़ाई है वो आइडियोलॉजी और किसी अलग चीज़ों को लेके तो नहीं है। ये लड़ाई जो है मोस्टली जो है एक लैंड को लेके, एक पीस ऑफ लैंड को लेके है। अब इसमें राइटर जो है वो अपने उनके अलग सोचने की तरीके हैं कि अगर ये उसको आइडियोलॉजी बना देगा तो उसको क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिमिलिटी कर देगा। बहुत चीज़ें आप कर सकते हो कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। जैसे इजराइल को यूएसए ने सपोर्ट किया, वहाँ उसने अपने सारे तोप वहाँ पे धीरे धीरे वहाँ उस जो है मेडिटेरियन सी के आसपास लाना शुरू कर दिया। रसिया का कमेंट आ गया है कि पैलेस्टीनियन को मारने का मतलब एक अलग टाइप का आप वॉर लड़ रहे हो जहाँ पे सिविलियन की लॉस होगी। ठीक है, लेकिन रसिया यही चीज़ यूक्रेन के साथ नहीं देखता है। ठीक है, तो आप जितने ज़्यादा स्टेक होल्डर्स देखोगे ना, उसमें अलग टाइप के। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी एक स्टेटमेंट आया है जिन्होंने बोला है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, और कॉन्फ्लिक्ट जब भी होता है ना, तो उसको किसी को भी प्रॉफिट नहीं होता है। सो कॉन्फ्लिक्ट आर नॉट इन एनीवन इंटरेस्ट। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट भी मोदी जी की तरफ से निकला है। सो आपको ये समझने की जरूरत है कि इस सब में नुकसान किसका है। सो एज पर माई ओपिनियन एंड द राइटर एज वेल, इस सब में जो नुकसान है उसकी नुकसान है ह्यूमैनिटी का, मानवता का। ठीक है, अब वो गांधी जी बहुत पहले कह के चले गए थे कि जो है वायलेंट जो है वो किसी भी चीज का क्योर नहीं है। अंडरस्टैंड करना ऐसे भी आ सकता है आप लोग को, और ये कहानी की तरह समझोगे तो कभी भूलोगे नहीं। सो इसमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ये है कि इसमें तो नुकसान तो ह्यूमैनिटी का हो रहा है, चाहे वो पैलेस्टीनियन मर रहे हैं या इजराइल के लोग मर रहे हैं। मर तो इंसान रहा है। अगर इजराइल अगर ये कहता है कि मैं वहां पे 22 लाख या 23 लाख या 10 लाख लोगों को एक होलोकॉस्ट बना के वहां पे मार दूंगा, वहां पे बिजली की सप्लाई कट कर दूंगा, वहां पे पानी की सप्लाई कट कर दूंगा, एनर्जी की सप्लाई कट कर दूंगा, तो दैट मीन्स आप जो डिग्निफाइड लाइफ है, जो लिखा हुआ है यूएन के चार्टर में कि आप डिग्निफाइड लाइफ देना है आपको सिटीजन को, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो तो क्वेश्चन हो जाता है। और यूएनएससी जो सॉरी थोड़ा सा बीच बीच में खराब हो रहा है, एडजस्ट करना। सो यूएनएससी जो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी रेलिवेंस को एक टाइप का खतरा है। व्हाट इज द रोल ऑफ यूएनएससी, मैंने अभी 2 दिन पहले भी आपको पढ़ाया है कि रेलिवेंस क्या है इसका। रेलिवेंस तो ये है कि आपको वर्ल्ड में पीस कायम करना है, और आपके रहते ही पीस खत्म हो रहा है, तो भंग कर दो ना ये बॉडी को, क्या जरूरत है। तो आपको वो समझने की जरूरत है। इसीलिए लोग कह रहे हैं जो अदर कंट्री हैं, जो जो अदर
अदर बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे इंडिया है, ब्राज़ील है, जर्मनी है, जापान है, वो ये कह रहा है कि यूएनएससी का रेलेवेंस के बारे में बात करो ना, मॉडिफिकेशन की बात है, रिफॉर्म की बात करो। क्यों? क्योंकि उसमें जो बड़े मेंबर हैं वही वॉर को प्रमोट कर रहे हैं। रसिया वीटो पावर रखता है और रसिया जो है यूक्रेन पे अटैक कर रहा है। सो यूएसए जो है वो वीटो पावर रखता है और गाजा को मिटाने में इजराइल का हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये भूल जाओ कुछ देर के लिए कि हमास ने जो अटैक किया वो बिल्कुल और बिल्कुल एक टाइप का टेररिस्ट अटैक के से भी बड़ी चीज है। ये तो सब कह रहा है, ये तो इंडिया जो बार बार उसको रिट्रेट कर रहा है कि हमास की जो कंडक्ट है वो टेररिस्ट से भी खराब है और उसको उस लेवल की ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन व्हाट अबाउट द people, the citizen of the Palestinians who are living that place, who are living that area, उनका क्या गलती है? सो जब भी आप ह्यूमैनिटेरियन लॉ या इंटरनेशनल लॉ जो पढ़ेंगे, कन्वेंशंस हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के बेस पे आपको राइट टू पैसेज आपको देना पड़ता है, पास करने के लिए उसको पर्टिकुलर समय के लिए वॉर को रोका जाता है। और ये हमने देखा है कई ऐसे वॉर में, जब इंडिया के लोग फंसे हुए थे तो उसमें यूक्रेन के वॉर में, तो आपने देखा होगा कि कुछ देर के लिए वॉर जो है था वो बिल्कुल उसको ढीला किया गया था। मैं बड़ी बड़ी मीडिया की हाउसेज की बातें नहीं कर रहा हूँ कि वो कह रहे कि वॉर मोदी जी ने रोक दिया था, मैं ये नहीं कहूँगा। लेकिन यस, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आपको कुछ देर के लिए आपको बताया जाता है, आपको रिलीज करना पड़ता है, यूएन को बताना पड़ता है। ये सब ग्राउंड में है, ये सब हवा में नहीं बता रहा हूँ मैं कुछ। सो आपको तो उतना तो देना ही पड़ेगा। तो इजराइल ने यही चीज पैलेस्टीनियन को कहा है कि इजराइल टेल्स पैलेस्टीनियंस टू लीव नॉर्दर्न गाजा। सो आपको नॉर्दर्न गाजा जो है उसको खाली कर दो, और सो एंड सो टाइम जो भी है इन्होंने टाइम दिया। सो मोदी जी ने आज एक स्टेटमेंट और भी दिया है कि लेट सपोज दैट कि हमास का जो अटैक है वो एक टाइप का कंडेबल है, कि आपको उसको कंडेम्ड कर सकते हो। एक टाइप का आप ये समझो कि एक इस हाई लेवल का एक टाइप का एट्रीब्यूट है जो कि नहीं करना चाहिए उनको टेररिस्ट अटैक में। क्यों? क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल पे अभी भी टेररिस्ट का डेफिनेशन नहीं दिए हो। अगर आपको यूएन में टेररिज्म को डिफाइन नहीं कर सकते तो आप कैसे मानोगे कि हमास ने जो अटैक किया है वो टेररिज्म के अंदर आता है कि नहीं आता है? हमास तो ये कह रहा है कि हम तो अपने लैंड के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हो कोई टेररिज्म फैला रहा है। सो पर्सपेक्टिव है, देखो ना, सोच के देखो। कोई अपने लैंड के लिए लड़ रहा है, तुम उसको बोलो तुम टेररिस्ट हो। तो टेररिज्म का डेफिनेशन होना चाहिए, और ये हम आज से मांग नहीं कर रहे, इंडिया का मांग यूनाइटेड नेशन में बहुत दिनों से है कि देयर शुड बी सम डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। जब हम ये टेररिज्म को डिफाइन करने के लिए, जब हम यूनाइटेड नेशन में जब हम किसी को पर्टिकुलर रेजोल्यूशन पास करते हैं तो चाइना उसमें वीटो लगा देता है और कहता है कि नहीं, पाकिस्तान को उसको वो टेररिज्म में नहीं आता है। सो लेट डिफाइन द टेररिज्म फर्स्ट, देन वी कैन कमेंट दैट कि हमास जो कर रहा है वो टेररिज्म है या फिर वो अपने लैंड की सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहा है। लेकिन जैसे ही हमास ने वहां के इजराइल के लोगों को पकड़ के वहां पे बंदी बनाया और उसके साथ जो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स किए हैं, वो टेररिज्म एक्ट के अंदर ही आता है। उसको टेररिस्ट ही देखना चाहिए, एक मिलिटेंट ग्रुप ही देखना चाहिए, और उसकी सजा उसको जिस बेस पे मिलना चाहिए वो इजराइल देने के लिए सक्षम है। इतना पावर, टॉप 5 आर्मी है उसके पास, मोसाड है, तो वो कर ही सकता है। लेकिन बशर्ते केवल डिस्कशन ये होनी चाहिए, आपकी सोच ये होनी चाहिए। आप इस वॉर के बीच में भी पीस ढूंढने की कोशिश करो। यू विल बिकम द आईएएस, आईपीएस और फॉरेन डिप्लोमेट्स बनने वाले हैं। आपकी सोच पूरा दिन हमास और उसके बीच में नहीं फंसी होनी चाहिए कि वॉर होगा, वॉर होगा। यू विल हैव टू सर्च द पीस, कि पीस कैसे डेवलप होगा। द होल वर्ल्ड इज डिवाइडेड इन डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल रशिया वर्सेस यूक्रेन, यू ऑल सो दैट कि व्हाट इज द रिजल्ट राइट नाउ। कुछ भी नहीं हासिल हुआ है। वर्ल्ड की आप पूरे जीडीपी उठा के देख लो, एक्सपोर्ट आज भी जो है इंडिया का गुड एक्सपोर्ट्स जो है, सेकंड हाईलाइट पॉइंटेड है कि इंडिया का गुड एक्सपोर्ट जो है वो डीप हुआ है। क्योंकि वर्ल्ड में गुड्स खरीदने के लिए बचेंगे पैसे तब ना खरीदोगे। वॉर के लिए अब तुम तो आर्मी खरीदोगे, तुम तो उसके लिए डिफेंस सिस्टम खरीदोगे। तुम्हारी एक्सपोर्ट जो है गुड्स में वो तो कम ही होंगी। ये भी एक रीजन है, जो जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आपकी एक्सपोर्ट रिड्यूस होती है। तो ये भी एक रीजन गुड्स एक्सपोर्ट्स में डीप होने का इंडिया का है। वर्ल्ड में ये बता रहा था कि वर्ल्ड है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में डिवाइडेड है, चाहे वो रशिया वर्सेस यूक्रेन हो या फिर इसराइल वर्सेस, आपको अभी अभी आपको देखने को गाजा हमास हो गया, पैलेस्टीन हो गया, या फिर आपको इसराइल वर्सेस सीरिया का अटैक उसका देख लो। अभी तो टर्की ने अटैक कर दिया है दूसरे पे।
टर्की अटैक कर रहा है। टर्की जो अभी खुद 1 साल पहले तक भूकंप से उबर रहा था, उनके पास इतना पावर हो गया कि वो अटैक कर रहा है। सऊदी अरेबिया और जो इज़राइल का नॉर्मलाइजेशन का प्लान जो यूएस ने किया था, वो खत्म होने वाला है। चाइना इंडिया का रिलेशन बाउंड्री पे सेफ नहीं है। सो वर्ल्ड हैज डिवाइडेड इन डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। आप इसको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इसको इस तरीके से देखो। सो वी हैव टू सर्च, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन की सर्च करनी है हमें जो आपको स्टेबिलिटी, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन की खोज करो जो आपको स्टेबिलिटी, पीस प्रोवाइड करे। और इसी सब के लिए तो बनाया गया था यूएनएससी। तो जब भी ऐसी चीजें हो तो इसके पीछे की थीम समझो। ये मत समझो कि लड़ाई समझने के लिए बैठ गए, कि ऐसा कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो फेल हो गया, जो वर्ल्ड में पीस जो है वो खत्म होने को आ गया है। और वो दिन दूर नहीं है कि आप नाइजर को देख लो, आप सूडान को देख लो, आप म्यांमार को देख लो, आप कितने स्टेट, आप कितनी कंट्री गिनवाऊं हम, जहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कि हर जगह जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट है। कोई किसी को बात मानने को रेडी नहीं है। सो आपको वो चीज बैलेंस करनी आनी चाहिए। आप चाइना को रोकने के लिए क्वाड बना रहे हो, और चाइना कह रहा है कि आप क्वाड, जो चाइना के सामने आप कह रहे हो क्वाड उसके लिए बना नहीं है। सो चाइना के मन में एप्रीहेंशन क्रिएट हो रहा है। तो चाइना भी अपनी अलग अलग पावर साउथ चाइना सी में दिखाने की कोशिश कर रहा है। फिलीपींस को परेशान कर रहा है, वो वियतनाम को परेशान कर रहा है। जिसके पास जितनी ताकत होगी वो उतने लोगों को परेशान करेगा। सो उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझो, और तब जाके ये आपको इजराइल और फिलिस्तीन का लड़ाई केवल इजराइल का नहीं दिखेगा। हिजबुल्लाह, अभी मैं बताता हूं, नेक्स्ट पेज पे है। हिजबुल्लाह कह रहा है कि हम तो रेडी हैं। हिजबुल्लाह जो है वो मोस्टली लेबनान और ईरान का एक टाइप का मिलिटेंट ग्रुप है जो उस टाइप का काम करता है। वो बोलता है हम तो रेडी हैं, हमको कब को बोल दो एक बार, हमास के साइड से लड़ने को तैयार हो जाएंगे। तो व्हाट डू मीन दैट, कि ईरान उसका मतलब इनडायरेक्ट तरीके से, अगर मैं और एक और डेटा देता हूँ, 70% फंड जो है हमास को ईरान देता है। और ये रिपोर्ट पढ़ के बता रहा हूँ, हवा में नहीं बता रहा हूँ। तो इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में तो ईरान उसका साथ लड़ ही रहा है। सो आपको ये चीज, पूरी चीजें समझनी पड़ेगी। जब भी आप इजराइल और पैलेस्टीन की चीजों को पढ़ो तो उसमें केवल इजराइल के पर्सपेक्टिव से मत देखना कि किसने कितने बॉम्ब गिरा दिए, ये रट रहे हो कि 10,000 बॉम्ब उसने गिरा, 8,000 लोग इधर मर गए। एक लोग का भी मरना उतना ही पेनफुल होता है जितना 10,000 लोग का मरना। क्यों नंबर से क्यों काउंट कर रहे हो कि उस लड़ाई में 5 लोग मर गए, इसमें 5,000 मर गए। भाई एक भी मर गए तो नुकसान तो हो गया, तुम्हारी ह्यूमैनिटी का नुकसान हो गया। तो उसको याद रखना, हमारे लिए ह्यूमैनिटी बहुत मैटर करता है। तो उस पर मैं फोकस करता हूँ, और मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में मैं इसको चीज़ों को रखता हूँ। बाकी लोग क्या करते हैं उससे एज यूजुअल वही वाली बातें आ जाती है कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या समझ रहे हो मेरी बातों से, उतना मैं मायने रखता है मेरे लिए। नेक्स्ट, सो गुड का एक्सपोर्ट तो देख ही लिए इंडिया में। ये कह रहा है कि 8 महीने में से 7 महीने में जो है गुड का एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया में है वो कम हुआ है, 1 महीने में बढ़ा था। तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो इकोनॉमी के क्लासेस में जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें तुमको केवल कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, उस पेंडेमिक हो गया था, उसको सुधारने के लिए जो गुड्स जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है पूरी जो वर्ल्ड का एक्सपोर्ट देखोगे वो भी थोड़ा सा डाउन चल रहा है, तो उसकी वजह से भी है। और वो धीरे धीरे हम सुधार करेंगे। पोस्ट पेंडेमिक जो थी वो चीज़ों को सुधारने में टाइम लगता है, तो उसमें से हम धीरे धीरे रिकवर होंगे। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम कहता है, थर्ड न्यूज, तीसरा न्यूज ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम कह रहा है कि जो हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो सीए लाए थे 2019 वाला, याद करो, तो उसमें बहुत बवाल हो गया था ना। तो उसको पास तो कर दिया गया, लेकिन उसको अभी भी उसको उसमें नोटिफिकेशन में नहीं डाला गया, तो इसीलिए वो एक्टिव नहीं हुआ है। तो वो लेते कि इस ये जो एक्ट लाने से ना सिख लोगों को एक टाइप का एक रेस्क्यू किया जाएगा। अब कैसे किया जाएगा, तो अफगानिस्तान में जो सिख होंगे, या फिर मान लो कि पाकिस्तान में जो सिख होंगे, जो हमारे सिख भाई होंगे या बहन होंगे, तो वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। तो वो एक टाइप का सीएए के अंदर में उनको एक हेल्प मिल जाएगी, वो इंडिया आ सकते हैं, इस टाइप का ये है। तो उसको लेके तो इलेक्शन है, याद रखना, थोड़ा रेट्रोस्पेक्टिवली भी जाके सोचना कि इलेक्शन होने वाला है, तो ये सीएई न्यूज़ में आएगा, तो नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, ठीक है, टिल देन की सीएए में कुछ बड़ा सा चीज़ हो जाए। ये इंटरेस्टिंग है, ये न्यूज़ मैं बार बार कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेके है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, सो ये आर्टिकल 19 के अंदर आता है। और प्रेस जो है वो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, सबको पता है ये।
अंडरस्टैंड? यस। सो प्रबीर पुरकाश था, जो भी जैसे प्रोनाउंशिएट करना चाहे कर लो। सो ये इनका एक चैनल चलता है ऑनलाइन, ऑनलाइन न्यूज ये लेके आते हैं, और उनका चैनल का वेबसाइट का नाम है न्यूज क्लिक। अब ये इनके ऊपर एलिगेशन है, मैं बार बार रिपीट करता हूं क्योंकि तुमको कंटेक्स्ट पता होना चाहिए, तभी तुमको मजा आएगा, अदरवाइज पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तुम रट लो, राइट टू जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, आर्टिकल 19 रट के देख लेना। जब तुमको ऐसे लिखने आ जाएगा, तुमको कुछ कंटेक्स्ट ही नहीं पता होगा कि क्यों खतरे में आया। तो न्यूज क्लिक एक वेबसाइट है, और उस वेबसाइट के फाउंडर हैं 3 लोग। उनके ऊपर जो है डिफरेंट सेक्शन में केस लगा। यूपा में लगा, पीएमएलए में लगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में लगा, और आईपीसी के डिफरेंट सेक्शंस में लगे होंगे। अंडरस्टैंड? तो उसमें हुआ क्या कि ऐसा माना गया कि न्यूज क्लिक जो है वो चाइना से पैसा लेके आया है, चाइना से पैसा लेके आया है, और इंडिया की सॉवरेनिटी को खतरा में है। इंडिया की सॉवरेनिटी जो है उसको चैलेंज कर रहा है, उसको डैमेज करने की, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी जो है मेन चीजें, उसको डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, और पैसे भी लिया है। तो इसीलिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर रखा गया। तो इनके ऊपर यूपा इसीलिए लगा, क्यों? क्योंकि अनलॉफुल एक्टिविटीज कर रहे हैं ये। तो इन्होंने, ये भाई साहब ने, जो इनके फाउंडर हैं, वो उनको जब अरेस्ट करने के लिए गए, जो पुलिस गई, सो विदाउट कोई नोटिस, विदाउट कोई उनको रिटर्न नोटिस, विदाउट कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट्स दिए हुए उनको अरेस्ट किया। अब जब भी तुम इस टाइप की चीजें पढ़ोगे तो अलग अलग जो स्टैट्यूटरी लॉ हैं, जैसे पीएमएलए के अंदर में और यूपा के अंदर में अरेस्ट करने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं। अंडरस्टैंड करना, दैट मीन्स कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है वो अलग अलग होता है, कि यूपा में कैसा है। जैसे पीएमएलए में, जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हुआ, तो उसमें मान लो कि तुमको राइटिंग में तुमको ऐसे समझना। अब ये पूछोगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सर कि तुम इतने डीप में बता रहे हो? द रीजन इज दैट कि सम ऑफ यू बिकम द आईपीएस ऑफिसर, सो यू शुड बेस्ट अवेयर द लॉ। एटलीस्ट इतना तो अवेयर होना चाहिए कि तुमको क्या, जैसे कानून है, लॉ है। सो जब हम अरेस्ट करने के लिए किसी को जाएंगे तो भाई कुछ तो स्टैच्यूटरी जो लॉ है उसको फॉलो करेंगे, और कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसको फॉलो करने पड़ेंगे। सो स्टैच्यूटरी लॉ, मान लो कि पीएमएलए में किसी को तुम्हें अरेस्ट करना है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर में कोई भी एजेंसी को, किसी भी पर्सन को अरेस्ट करना है, या यूपा के अंदर में किसी को अरेस्ट करना है। अनलॉफुल एक्टिविटीज, मान लो तुमने किसी टेररिस्ट एक्ट में या किसी चीज से इस टाइप का किया। अब ये ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट और नेचर ऑफ अरेस्ट, या इन अदर वे मेथड ऑफ अरेस्ट, will be different in different case, will be different in different cases, different cases। अंडरस्टैंड? सो पीएमएलए में बोला गया है कि जब कोई इंसान पैसे का झोल झाल करे, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग करे, हवाला करे, तो जब उसको ईडी अरेस्ट करने जाएगी या कोई भी एजेंसी अरेस्ट करने जाएगी, तो कम से कम क्या उसके कान में जाके बोल देगा कि भाई मैं तेरे को अरेस्ट कर रहा हूं, या फिर उसको कान में जाके बोलना होता ओरल अरेस्ट हुआ, या फिर उसको रिटर्न में दे देगा कुछ कि भाई ये एफआईआर कॉपी थी, ये सो एंड सो था, मैं आपको अरेस्ट कर रहा हूं। तो मेथड ऑफ अरेस्ट के ऊपर क्वेश्चनिंग हो जाती है कि आपने इसको क्या दिया। सेम चीज यूपा के साथ है। आप अनलॉफुल एक्टिविटीज कर रहे हो गवर्नमेंट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ, तो आपको अरेस्ट करने के समय में आपको क्या मैं बताऊं, या फिर मैं पहले उठा लूं आपको और फिर बाद में मजिस्ट्रेट के सामने रख दूं, स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने, जहां भी उस एक्ट के अंदर लिखा होगा। तो उसको लेके चैलेंज हुआ है कि जब उसको, और कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशनल भी है कि 24 घंटे के अंदर में आपको मजिस्ट्रेट के सामने में, आर्टिकल 22
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 24 घंटे के सामने मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करो उसको, हैबियस कॉर्पस। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है अरेस्ट के, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस भी है। तो हुआ क्या है कि जब इनके साथ जो प्रवीण साहब हैं, जो उनके फाउंडर हैं, तो जब इनको अरेस्ट किया गया तो उस समय भी उनको कुछ दिया नहीं गया। तो ये हाई कोर्ट गए, फिर एफआईआर की कॉपी दी गई। फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि आपको एफआईआर की कॉपी क्यों नहीं दिया, ईडी को पूछा गया, तो ईडी ने बोला मैं देता हूं, तो फिर दिए इनको। फिर अब ये क्या है, हाई कोर्ट के पास फिर से पहुंचे और ये बोले कि अगेंस्ट को लेके, कि किस चीज में, अरेस्ट को लेके वो वहां पे गए थे। तो हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया अभी कि अरेस्ट को लेके जो जो उन्होंने पिटीशन लगाया था उसमें इनको रिफ्यूज कर दिया। उनको कुछ इस टाइप की जो भी है सहूलियत नहीं मिली, रिलीफ नहीं मिला वहां से। तो आपको ये पूरा केस फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेके है। अब ये कहते हैं कि केवल इनके ऊपर जांच नहीं हो रही, इनके न्यूज क्लिक के ऑफिस को तो सील कर दिया गया है राइट नाउ, लेकिन इनके जितने भी एडिटर हैं, जितने भी मीडिया मैन हैं, जितने भी पर्सन हैं, जितने भी इनके राइटर्स हैं, 20-25 लोगों के घर पे रेड पड़ रहा है। अब उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग वर्डिक्ट है, मैं उतने डिटेल में नहीं जाता, हो सकता है आपके लिए कहीं ज्यादा ना हो जाए, ठीक है, लेकिन उसका तरीका अलग है कि आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि न्यूज क्लिक वाला केस चल क्या रहा है। अगर आपको डेली पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज क्लिक पढ़ के निकल जा रहे हो, आपको केस का थीम नहीं पता है, तो दैट मीन्स यू आर इन ए रॉन्ग डायरेक्शन। पेपर अलग तरीके से पढ़ने का स्टाइल डालना स्टार्ट कर दो, पेपर ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा फिर। तो यहां पे तो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, तो अब तुम यहां से क्वेश्चन ड्राइव कर सकते हो, इज फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है इज एब्सोल्यूट राइट। तो तुमको यहां से आंसर मिलेगा कि नहीं भाई, एब्सोल्यूट राइट तो है ही नहीं। एब्सोल्यूट राइट होता तो ये तो उठते ही नहीं साहब। तो तुमको यहां पे फिर इसके बारे में, जब अगर ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है तो फिर क्या है, तो फिर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। तो फिर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहां लिखे हैं, तो फिर 19(2) जाके पढ़ो, फिर समझ में आ जाएगा कि वहां लिखा है कौन कौन से तरीके से अगर आप इस टाइप की चीज करोगे तो आपकी जो फंडामेंटल राइट है उसको एब्रीज किया जा सकता है, उसको इन्फ्रिज किया जा सकता है। अंडरस्टैंड। सो इनके साथ ये हुआ, तो अरेस्ट के लिए इन्होंने अपील किया था, तो कुछ इनको रिलीफ मिला नहीं। नेक्स्ट, यस। सो मैं अरेस्ट की बात जब कर रहा था तो जो सीआरपीसी में अरेस्ट लिखा हुआ है वो लिखा है सेक्शन 41 के अंदर में। जिसको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट है वो इसको देख ले 1 मिनट के अंदर में। तो अरेस्ट किस तरीके से होगा वो सीआरपीसी पता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, वो है कि पुलिस किस तरीके से किसी कोई काम को कंप्लीट करेगी, हर मेथड लिखा है, हर स्टेप बाय स्टेप लिखा है, दैट इज कॉल्ड सीआरपीसी। अगर आप गलत करते हो और कोई ऑफेंस करते हो तो वो आईपीसी के अंदर लिखा है, इंडियन पिनल कोड। अब इन दोनों का नाम चेंज होकर कुछ और हो गया है, वो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में समझा दिया। इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी और सीआरपीसी का नाम चेंज करके ड्राफ्ट कर दिया गया है। अभी वो पास नहीं हुआ है, एक्ट नहीं बना है, इसीलिए हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे। तो सेक्शन 41 में बोलता है कि जब पुलिस जो है वो विदाउट वारंट का आपको अरेस्ट कर ले, तो यस, पुलिस कभी कभी ऐसी भी आती है कि अगर आपका ऑफेंस इस तरीके का है तो बिना वारंट के भी अरेस्ट कर लेती है। कभी कभी मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है तब अरेस्ट होता है, तो सेक्शन 44 में है। और सेक्शन 57 अगर तुम सीआरपीसी का देखोगे तो तुम उसमें देखता है कि पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 घंटा, और यही 24 घंटा तो तुमको कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है। तो सारे जितने भी स्टैच्यूटरी लॉ होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से जो ड्राइव होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मान लो कि तुमने एक ऐसा कानून बना दिया, सोचने वाली बात है, धीरे धीरे पॉलिटी स्ट्रांग हो रही तुम्हारी, कि केवल सोच के देखो कि कानून में तुमने एक स्टैच्यूटरी कानून ऐसा लेके आया जो कॉन्स्टिट्यूशन को में जो बने हुए कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है उसको डैमेज कर रहा है, तो तुम्हारा स्टैच्यूटरी लॉ खत्म कर दिया जाएगा, वो एक्ट को, वो प्रोविजन को, उस सेक्शन को हटा दिया जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लगातार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अगर उसका इस टाइप का चीजें आता है जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो आपका जो लॉ बनाए हो उसको हटा दिया जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है आर्टिकल 22 में यहाँ अरेस्ट का है। सो अंडरस्टैंड करना, न्यूज क्लिक का जो है अब दोबारा इतना डीप में नहीं पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट, संजय सिंह के साथ भी यही हो रहा है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी वाले हैं, इनके साथ भी तो यही हुआ है। ये क्या कर रहे हैं, इनको दिल्ली लिकर केस में फंसाया गया है, लिकर केस में इनको फंसाया गया है, ऐसा इनका जो आम आदमी पार्टी वाले हैं, आप पार्टी वाले ऐसा क्लेम करते हैं। तो पुरानी पॉलिसी को चेंज करके एक नई पॉलिसी बनाई इन्होंने।
एग्जिस्टिंग पॉलिसी को हटा दिया और न्यू पॉलिसी, और बोला जो जिनके लिए फेवर किया वो उनको पार्टी में क्या हो चंदा दे दिया, इन्होंने डोनेट कर दिया, डोनेशन पार्टी को इनको डोनेट किया। तो तुमने उनके लिए एक पॉलिसी बना दी जिससे इनको प्रॉफिट हुआ, तो आप पैसा घुमा लिया तुमने। तो इनके ऊपर भी जो है एक्साइज पॉलिसी है इनकी लिकर को लेके, उनके ऊपर केस चल रहा है। तो इनको ईडी ने 14 दिन का ईडी केस फाइल कर रखा था, तो 14 दिन का जो कस्टडी है उसको बढ़ा दिया गया, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, जुडिशियल कस्टडी। यूपीएससी ने 2 बार, अब करीब करीब धीरे धीरे इनका जो है थीम जो है वो लॉ की ओर जा रहा है। पुलिस कस्टडी वर्सेस जुडिशियल कस्टडी पूछता है ये, तो इसको अच्छे से पढ़ना, नहीं आता तो कमेंट में लिखो, बता दूंगा, तो आप इसको एक टाइप का देखना। सो इनके ऊपर भी यही है, एक केस चल रहा है। नेक्स्ट, अभी कर्नाटका में क्योंकि तेलंगाना में इलेक्शन है तो यहाँ पे 40 करोड़ रुपए निकले हैं, तो अब हमको उसमें डीप में नहीं जाना है कि 40 करोड़ रुपए निकले हैं तो किसका है, वो कांग्रेस वाले का है कि जो बीआरएस वाले का है या फिर बीजेपी वाले का है। नायडू साहब जो है वो आपको पता ही है कि इनके ऊपर भी एलिगेशंस है और केस चल रहा है, तो ये बोल रहे हैं कि जेल में इनको खतरा होगा, इसको लेके इस टाइप का प्रिजन में खतरा है, तो अभी ये जेल में है। तो और ये आंध्र प्रदेश के फॉरवर्ड सीएम रहे हैं, जॉब स्कैम में ये भी इस टाइप का है इनके ऊपर एलिगेशंस। अब ये क्या हो गया कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको पता ही है कि पेपर लीक हो गया था बहुत बार, तो गहलोत साहब ने क्या बोला कि कोई ऐसे ऑनेस्ट लोग को रखना चाहिए राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर में, ठीक है, मेंबर, एज ए मेंबर। तो उन्होंने 2 आर्मी लोगों को रखा, 2 आर्मी पर्सन को, प्लस कुछ जज लोग को भी रखा होगा, ऐसे पेपर में तो यही है। तो 2 आर्मी में से एक आर्मी पर्सन ने कुछ कास्ट को लेके कमेंट कर दिया है पर्टिकुलर, तो उनको हटाने की मांग हो रही है। लोग कह रहे हैं अपोजिशन की आपने ऐसा बंदा आरपीएससी में क्यों रखा जो कास्टिस्ट को लेकर प्रमोट करता है, इस टाइप का रिमार्क्स देता है। तो राजस्थान सीएम ने अभी कोई ऐसा कुछ ऑफिशियल कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया है कि उनको हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे। इनमें पेपर लीक से बचाने के लिए राजस्थान कानून भी लेके, एक लॉ भी लेके आया है, जिसमें एक काफी हाई लेवल का, मतलब अगर आप इस टाइप में पाए जाते हैं तो 8-10 साल की सजा है, कुछ इस टाइप का। लेकिन ये चाह रहे थे कि कुछ पेपर लीक्स को निपटने के लिए ऑनेस्ट लोग का होना जरूरी है, इसीलिए उसमें आर्मी पर्सन का होना और जज का होना बहुत जरूरी था। लेकिन अगर आर्मी पर्सन अगर कास्टिस्ट अप्रोच रखेगा, पर्टिकुलर कास्ट को लेके अगर इस टाइप का कटाक्ष करेगा, कमेंट करेगा, सो दैट विल नॉट, मेरे हिसाब से तो अच्छी चीजें नहीं है। ऑल्दो योर इंटेंशन इज गुड कि इफ दीज पीपल कम इन दी such type of post, so it will enhance the credibility of that post. And apart from that, जो लोग हैं जो इस पेपर लीक के एक उसमें शामिल हैं, उसके ऊपर भी एक चेक लगेगा, क्योंकि एक साहब जज रहेंगे, दूसरा आर्मी रहेगा। दीज पीपल आर वन ऑफ द ऑनेस्ट पीपल। सो लेकिन इस टाइप के कमेंट से बचना चाहिए एज पर माई ओपिनियन, और यही ओपिनियन गहलोत साहब का भी है। नेक्स्ट, अब ये इंडिया मस्ट प्रेशर इजराइल टू एक्ट रिस्पॉन्सिबल टू फेस ऑफ टेरर, यही चीज मैं आपको समझा दिया हूं कि मोदी जी ने बोला है कि अगर अटैक हुआ भी है तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बिहेव करो। इजराइल को कह रहा है तुम भी हमास की तरह मत बिहेव करो कि उड़ा दूंगा और ये कर दूंगा, क्योंकि हम लोग बाउंड है इंटरनेशनल कन्वेंशन से। सो कुछ तो ह्यूमैनिटेरियन जो लॉ है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ह्यूमैनिटेरियन लॉज, सो वी आर बाउंड बाय ह्यूमैनिटेरियन लॉज, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज। सो आप भी उस तरीके के मत करो, ठीक है, उसको बोला गया है। और फिर इसके बारे में लिखा गया कैसे सबसे पहले 2017 में प्राइम मिनिस्टर गए, फिर 18 में जो वहाँ के इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, वो भी यहाँ पे आए, फिर पैलेस्टाइन भी गए मोदी साहब। तो इस तरीके से इंडिया प्रेशर क्रिएट कर सकता है और इंडिया मॉडरेटर बन सकता है। इंडिया जो है एक टाइप का बीच में एक बीच बचाव कर सकता है। आप उस सब चीज़ों को अपने आंसर में डालना।
ठीक है, कि इंडिया जो है वो उसमें एक्टिव रोल प्ले कर सकता है। वुमेन को कंडीशंस को लेकर लिखा गया है कि कैसे जो वुमेन जो है पार्लियामेंट में बहुत कम है, तो उसको लेकर डिस्कशन किया गया है। ये 33% का जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है उसके ऊपर है कि कैसे इस 33% में भी वुमेन को भी कोटा मिलना चाहिए। सॉरी, आई एम सॉरी, जो मुस्लिम वुमेन है उसको कोटा मिलना चाहिए। मुस्लिम वुमेन को भी इस 33% में कोटा मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत कम है। इस टाइप से दिखाया गया है कि जब से देश आजाद हुआ है, बना है लोकसभा, तब से 25 वुमेन ही ऐसा बने हैं, मुस्लिम कम्युनिटी। सो इस टाइप का सऊदी इजराइल नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये प्रोसेस है क्या, केवल तुमको ये समझना है। तो सऊदी इजराइल का झगड़ा था, यूएसए इसमें कूद गया और इसने दोस्ती करा दी। ठीक है, आंसर फिर पहला। दूसरा, सऊदी ईरान का झगड़ा था। जिसने भी ये वीडियो सब जिसको भी नहीं समझ में आ रहा, मेरा वेस्ट एशिया पॉलिसी को लेके, मिडिल ईस्ट एशिया पॉलिसी को लेके एक मैंने वीडियो बना रखा है 20-30 मिनट का, आप उसको देखें तो आपको वो बिल्कुल सही लगेगा और आपको ये समझ में आ जाएगा इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के बारे में। सो यूएसए ने क्या किया, सऊदी अरेबिया जो है वो, सऊदी अरेबिया और इजराइल का जब झगड़ा चल रहा था तो ये यूएसए उसमें नॉर्मलाइजेशन करा दिया। अंडरस्टैंड? सो एक सेकेंड, यस। सो और दूसरा में क्या किया, सऊदी ईरान का झगड़ा चल रहा था तो इसमें चाइना ने करवा दिया, चाइना ने इसमें दोस्ती करा दी। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता था कि आप जो आपके जो संबंध थे पर्टिकुलर कंट्री के साथ उसको सही करना। सो जब ये दोनों का सही हो गया तो पैलेस्टीन का जो मूवमेंट था वो कमजोर पड़ गया। क्यों? क्योंकि सऊदी इजराइल आपस में आ गए। सऊदी लोग जो थे वो मोस्टली हेल्प करते थे पैलेस्टीनियन को। तो इसके साथ साथ यही नहीं हुआ, अदर कंट्री और भी जो है इजराइल के साथ अपने संबंध सही किए, जैसे इजिप्ट हो गया, सूडान हो गया, यूनाइटेड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जिसको यूएई बोलते हैं अपन, सऊदी अरेबिया हो गया, बहरीन हो गया, जॉर्डन हो गया। तो ये 5-6 कंट्री के साथ इन्होंने अच्छे संबंध किए इजराइल ने अपने। तो जैसे ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, जैसे इनके साथ ये अच्छे संबंध हुए तो पैलेस्टीन का जो मूवमेंट था वो ठंडा पड़ गया, बस्ते में चला गया। और उसको देखते हुए हमास ने अटैक किया कि अगर ऐसा होगा तो हमारा जो मूवमेंट है वो तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि सऊदी लोग, भाई लोग सब तो इजराइल को हेल्प कर देंगे। तो उसको लेके थोड़ा सा था। तो सऊदी इजराइल जो इजराइल का नॉर्मलाइजेशन प्लान है वो इस गाजा अटैक की वजह से थोड़ा सा डिले हो जाएगा। तो ये यूएस बैक डिप्लोमेसी है, उसको लेके बात ही। फिर सऊदी ईरान ईरान टाई जो था मैंने बता दिया, चाइना ने इसको ब्रोकर्ड किया था। सो ये है ओवरऑल, इसमें यही है और कुछ नहीं है। सो हमास का अटैक जो है वो एक टाइप का, एक समझो कि हमास का अटैक जो है वो पैलेस्टीन को फिर से वेस्ट एशिया में जो हॉट टॉपिक है उस पे लेके आके खड़ा कर दिया। पहले तो इजराइल था, धीरे धीरे सारे लोग अपने अपने रिलेशन जो इजराइल के साथ सही कर रहे थे, लेकिन जो हमास का अटैक है वो इसीलिए से भी इंपॉर्टेंट माना जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि इन्होंने फिर से इस टॉपिक को, पैलेस्टीन वाले टॉपिक को, टू स्टेट थ्योरी को फिर से जीवंत कर दिया, उसको जिंदा कर दिया वेस्ट एशिया में और मिडिल ईस्ट एशिया में। ठीक है, उसकी मेथड बिल्कुल गलत है, लेकिन इसने इस टॉपिक को जिंदा कर दिया कि आप टू नेशन थ्योरी की बात करो। सो हमें ये समझना था और इसमें यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि महाराष्ट्र स्पीकर्स को कि आप हमारी ऑर्डर को डिसरिगार्ड मत करो, नहीं तो मैं अकाउंटेबल बना दूंगा आपको, एक समय पे आपको अकाउंटेबल कराऊंगा। क्यों? क्योंकि जो इनकी जो सीएम है वो है 10th शेड्यूल के अंदर में, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर में है वो शेड्यूल, 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ है, एंटी डिफेक्शन लॉ। सो दल बदल कानून, अगर इतने परसेंट लोग, अगर 2/3 लोग अगर एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चलेंगे तो एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। मतलब मान लो कि उससे कम लोग गए तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन जो कानून है वो डिफेक्ट हो जाएंगे, वो कार्ड, मतलब वो लोग दल बदल नहीं सकते हैं, मतलब एक पार्टी से दूसरे पार्टी, मतलब आयाराम गहराम वाला कंसेप्ट जो था पहले वो ना करे। इससे डेमोक्रेसी खत्म होती है। डिफरेंट डिफरेंट चीज है, कभी हम एंटी डिफेक्शन पढ़ेंगे तो बताऊंगा। लेकिन मान लो कि कोई पार्टी का
50 मेंबर ब्रेक करके दूसरी पार्टी में चला गया। शिवसेना वाला कंसेप्ट है, शिवसेना वाला केस है ये, शिवसेना बाला साहब ठाकरे की पार्टी जो है। तो उनमें से इतने 56 लोग जो थे वो पार्टी छोड़ के अपना शिवसेना बना लिया, और शिंदे साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बन गए, सीएम बन गए, कहाँ के, महाराष्ट्र के। तो इनके 56 मेंबर के ऊपर एंटी डिफेक्शन जो है वो लगाए थे कौन, जो ओरिजिनल उद्धव ठाकरे साहब ने बोले कि ये तो पार्टी को तोड़े हैं, इनके ऊपर ये चार्ज लगना चाहिए। तो ऐसे समय पे स्पीकर का रोल जो होता है वो मेन हो जाता है, ट्रिब्यूनल की तरह काम करता है। स्पीकर जो है वो ट्रिब्यूनल की तरह काम करता है और वो बताता है कि किसने गलती की। तो स्पीकर टाइम पे सुन नहीं रहा था, तो ये लोग जो अपोजिशन पार्टी वाले थे, जो उद्धव ठाकरे वाले, वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, बोले थे आप स्पीकर को बोलो कि ये इस चीजों को सॉल्व करे, अगर एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है तो लगाए, तो क्यों नहीं लगा रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला था, कुछ दिन हो गए और सुप्रीम कोर्ट की बात को भी नहीं माना जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है स्पीकर को कि भाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डिसरिगार्ड मत कर, अगर तुमने इस टाइप की चीजें करी तो ही विल बी हेल्ड अकाउंटेबल, और मैं ये गारंटी देता हूं कि मैं अकाउंटेबल बना दूंगा। अकाउंटेबल का मतलब समझ रहे हो कानून में क्या होता है, कि मैं पूछूंगा कि तुमको कानून में जो व्यवस्था बनी है उसको क्यों नहीं तुम सही कर पा रहे हो। तो उसको लेके है, तो स्पीकर वर्सेस सुप्रीम कोर्ट चल रहा है। तो स्पीकर इस बार पूछ भी दिया यूपीएससी ने, और यही रीजन था कि उद्धव ठाकरे वाला केस था, दैट इज द रीजन स्पीकर आप लोगों से पूछ दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट एक और भी केस पे है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर, वो वही वाला केसेज है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आप किसी का मोबाइल फोन और वो अरेस्ट के समय में कैसे ले सकते हैं, राइट टू प्राइवेसी है, तो आपको वो देखने की जरूरत है। और एक इसमें केस भी है रामा स्वामी का, राम स्वामी वाले में, जिसमें कहता है कि एकेडमिक्स का राइट है कि वो अपने इनके पास एक राइट है कि वो अपने वर्क को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और ये कुछ दिन पहले जजमेंट आया। तो आप एकेडमिक्स जो हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग प्रोफेसर मीडिया हाउस में काम कर रहे हैं, उसकी फोन, उनकी लैपटॉप कैसे जब्त कर सकते हैं। आर्टिकल 21 में भी है, पर्सनल डिजिटल जो इनका कंसेप्ट है कि राइट टू प्राइवेसी के अंदर में पुट्टा स्वामी का केस है, तो उसको लेके है। तो उसके लिए 2 नवंबर को सुनेंगे सुप्रीम कोर्ट कि आप किसी का लैपटॉप कैसे जब्त कर सकते हैं। ठीक है। फिर ये श्रीनगर में जो है वो जामिया जो मस्जिद है उसको रोक दिया गया कुछ देर के लिए, क्योंकि पैलेस्टाइन को लेकर थोड़ा सा खतरा है उधर, तो उसको गवर्नमेंट मिसयूज कर रही है। ये जर्नलिस्ट वो लोग कह रहे हैं, वही वाला न्यूज क्लिक का केस है। तो मणिपुर वाला जो केस हुआ था जिसमें कुछ लोगों को किडनैप कर लिया गया, तो उसमें एक लड़के को अभी सीबीआई ने अरेस्ट किया है, 22 साल का बंदा है, उसको मर्डर केस में अरेस्ट किया है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि टेररिज्म किसी भी फॉर्म में हो, कहीं भी हो, वो ह्यूमैनिटी के लिए क्या है, एक टाइप का बहुत ही घिनौना चीज है। आप समझो कि टेररिज्म तो एक अपने आप में इसके ऊपर ऐसे लिखने को आता है, तो आप उसको देखना है। तो ये हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि इट इज नॉट ए गुड थिंग कि फॉर एनी रीजन, फॉर एनी वे, ठीक है, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ ही है। ऑपरेशन अजय, इजराइल में जो भी हमारे भाई बहन फंसे हुए उसको वापस लाना, ऑपरेशन अजय आप याद रखना। इंडियन का अबॉर्शन लॉ जो है वो फॉरेनर से बहुत अच्छा है, ये सीजीआई कहते हैं। कैसे? क्योंकि एक वुमेन थी, वो अभी 26 महीने की वो प्रेग्नेंट है, 26 मंथ का, और वो बोल रही है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। अनबॉर्न चाइल्ड को लेके इशू हो गया, अनबॉर्न चाइल्ड, कि उनके पास 2 बच्चे हैं ऑलरेडी हैं, और तीसरा बच्चा जो है वो अभी जो है गर्भ में है। सो उसके लेके बोल रही है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, इसको मुझे ना अबॉर्ट कराना है। तो इसको लेके जो है कोर्ट कह रही है कि नहीं, मतलब कोर्ट मतलब सरकार कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो मेडिकल टर्मिनेशन में जो प्लान है उसके अंदर में आप नहीं कर सकते। 24 महीने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप के प्रूफ होने चाहिए जिसकी वजह से बच्चा जो खराब हो जाए, या बच्चा मेंटली डिटार्ड हो जाए, या फिर आपकी तबीयत को कुछ इस टाइप की हो जाए, कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन 24 महीने के बाद दिखाने पड़ेंगे, तब जाकर आपको कोर्ट से वो आपको परमिशन, वो पहले तो बोर्ड से परमिशन लेना पड़ता है, मेडिकल बोर्ड से, और अगर उसकी परमिशन आएगा तब जाके आप बच्चे अबॉर्ट करा सकते हैं। तो उसको लेके तो अभी जो कोर्ट बैठी थी उसमें 2 वुमेन जज थे, उन्होंने एक वुमेन के फेवर में सुनाया, दूसरा बच्चे के फेवर में, कि अनबॉर्न चाइल्ड के फेवर में, कि नहीं बच्चा उसको रखना पड़ेगा, दूसरा बोले नहीं वुमेन के राइट्स ज्यादा है। तो इसके लिए ये केस जो था वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया 3 बेंच को। तो 3 बेंच जो ये वाला केस है इसके बारे में अभी और सुनेंगी। अभी एम्स को भेजा है कि, और उसमें इसमें मम्मी को क्या है, इसके माँ जो है
जो अबॉर्ट के लिए बोल रही है तीसरे बच्चे के लिए, वो कह रही है उसके माँ की तबीयत खराब है, कोई पर्टिकुलर बीमारी से जूझ रही है, उसका नाम है पोस्टपार्टम साइकोसिस। सो उस बीमारी से जूझ रही हैं तो वो बच्चे का केयर नहीं कर सकती है। तो उसको लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने एम्स को पूछा है कि भाई ऐसे केसेस में कुछ कर सकते हैं कि ऐसा दवाई कुछ है जिसमें बच्चे भी बच जाए, माँ भी बच जाए। तो उसको लेके तो और फिर बोले हैं कि इंडियन में जो इंडिया का एबॉर्शन लॉ है वो बहुत अच्छा है, लिबरल है, जहाँ पे वुमेन को भी सुना जाता है और जो है बच्चे के बारे में भी सोचा जाता है। ये अमेरिकन की तरह नहीं है रॉ वर्सेस वर्ड है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रूल करता है कि कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोटेक्ट करता है राइट टू अबॉर्शन को। तो आप उसको लेके आप देखना, तो इंडियन एबॉर्शन लॉ काफी अच्छा है इस टाइप का। कैग के किसी बंदे को ऑफिशियल ट्रांसफर हुआ तो ये केस बन गया, न्यूज बन गया कि जिस बंदे ने आयुष्मान भारत और उसका जो है उसमें जो मिस एप्रोप्रिएशन था उसको जिसने उजागर किया उसको आप ट्रांसफर कर दिए। तो कैग ने बोला ऐसा नहीं है, इसकी वजह से नहीं हटा रहे हैं, वो नॉर्मली एक प्रोसीजर है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को लेके है वो, और बहुत सारे मेथड से गुजरता है। जब भी कोई कैग रिपोर्ट अपना देता है तो डिफरेंट लेयर में जाता है, फिर उसके बाद साइन होता है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और फिर प्रेसिडेंट जो है उसको हाउस में, दोनों हाउसों में रखता है। तो बहुत चेक है, 1 2 3 ऐसा स्टेप है। तो किसी बंदे को यहाँ से हटाना एक बंदे का काम नहीं है, कैग रिपोर्ट फाइल करना एक बंदे का काम नहीं है। तो किसी भी एक बंदे को हटाना जो है वो गवर्नमेंट, अगर आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट ने उसको, क्योंकि आयुष्मान भारत का उसमें जो खामियां थी उसको निकाला इसीलिए उसको हटा दिया, तो ऐसा नहीं है। फिर एक बंदा ऐसा था कि एक कोर्ट में केस लेके आ गया कि जो डार्विन्स की इवोल्यूशन थ्योरी है वो गलत है और न्यूटन की जो उसने वो बनाया था वो गलत है। तो उसके ऊपर सरकार सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख रुपए का झूठा पीआई दाखिल करने की वजह से 5 लाख का फाइन लगा दिया, और ऐसा होना भी चाहिए। वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में वो प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन बन जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट, यस। फिर हमास वाला तो यही पता है कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है। हमास कह रहा है कि जितने भी पैलेस्टीनियन हैं वो छोड़ के मत जाओ। क्यों? क्योंकि इजराइल जो है वो आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि तुम्हारा बिजली पानी और ये सब बंद कर दूंगा। फिर कुछ लोग पैलेस्टीन के साथ आए हैं प्रोटेस्टर्स वेस्ट एशिया में, तो ये है। और वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट से जो IMEC है वो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन कैसे नहीं पड़ेगा वो बहुत पड़ेगा, 100% पड़ेगा। तो उसको लेके है। और गवर्नमेंट ने जो लैपटॉप बाहर से मंगाना बंद किया था चाइना से, क्योंकि वो डोमेस्टिक को बढ़ाना चाहता था, किसी को कर्व करने के लिए नहीं कि मैं चाइना की पॉलिसी खराब कर दूं, और इसलिए नहीं, हमें खुद का भी प्रमोट करना है, इसीलिए हमने किया था। तो वो है। पाम ऑयल है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीटी में, तो याद रखना। पाम ऑयल में जो है वो अभी 29% की जो है सितंबर में, नवंबर से लेकर सितंबर में इंक्रीज हुआ है, 29% का ग्रोथ दिखा है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे पेपर। और रात के 2 बज चुके हैं, तो जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वीडियो मिलना चाहिए, हर दिन मिलना चाहिए, और मेरी आवाज़ में मिले आपको। और जितना भी मेरे पास नॉलेज है और जितना भी मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स को, और यूपीएससी, जितने भी यूपीएससी और स्टेट पे जितने भी सर्विसेज हैं उसके पर्सपेक्टिव से पढ़ाता हूँ, रेदर देन कि मैं इसको ज्ञान की तरीके से कि आपको ज्ञान बढ़ाता जाऊं, लेकिन आपको नॉलेज नहीं बढ़ रहा है। आपको समझ रहे हो कि आपको एग्जाम के पर्पज से कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैं उससे थोड़ा सा बचता हूँ कि एक्स्ट्रा मैं पढ़ाने को बहुत कुछ पढ़ा सकता हूँ आपको, आप यू ऑल अवेयर ऑफ दैट। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं यूपीएससी के ट्रेंड में रखूँ, ठीक है, वही बेहतर है, इसीलिए मैं उसी के जैसा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। सो अगर आप लोग अभी भी जगे हैं तो आपको गुड नाइट, अपना शुभ रात्रि, ध्यान रखें और सबका ध्यान रखें, और पीस की ओर, पीस